नमस्कार। नेपाल में हमने एक ऐसे अभियान को उठते देखा, एक ऐसा जन आंदोलन जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिसने दुनिया को चौंका दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर निकलना पड़ा। देश में जो कोई मंत्री और नेता थे उन्हें उनके घरों से बाहर निकाला गया, उन्हें सड़कों पर पीटा गया, दौड़ाया गया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट हाउस को और राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। कई सरकारी संस्थान और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल कुछ दिनों से चर्चा में है और पूरी दुनिया के सामने चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे कारण जिन्होंने नेपाल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अब वे क्या कारण हैं? कुछ कारण तत्कालीन हैं जो तत्कालिक रूप से प्रभावी हुए, जिन्होंने इस प्रकार से काम किया जैसे बंदूक के ट्रिगर को दबा दिया गया हो, और कुछ दीर्घकालिक कारण हैं जो कि धीरे धीरे नेपाल के जनमानस के मन में और उग्रता प्रकट कर रहे थे और उग्रता बढ़ा रहे थे। तत्कालिक कारण में जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जिसने जनमानस को सीधी तौर से सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, बहुत है सोशल मीडिया के बैन को लेकर। नेपाल में सरकार एक कानून लेकर आई कि सोशल मीडिया की जो कोई कंपनियां नेपाल में कार्य कर रही हैं उन्हें नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। हुआ ये कि उन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया और इसके बाद सरकार ने उन्हें बैन कर दिया, जबकि सरकार को उन कंपनियों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हवा दे दी बिना सोचे समझे। और जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, नेपाल, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया आज के दौर में युवाओं में और देश के जनमानस को किस तरह से जोड़ कर रखे हुए हैं, इसका महत्व कितना अधिक है। इसने जनमानस को एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा दे दिया जिसने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, और उनके भीतर जो आग भभक रही थी तमाम मुद्दों को लेकर, वह अब यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली थी, वह यहाँ प्रदर्शित होने वाली थी। अब इसके अलावा जो दीर्घकालिक कारणों पर चर्चा हो रही है, नेपाल में जो ये घटना हुई जिसने पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका, सरकार ध्वस्त हो गई, इसके पीछे जो दीर्घकालिक कारण माने जा रहे हैं वे हैं नेपाल में करप्शन की घटनाएं। करप्शन को लेकर नेपाल में जनमानस में जो एक तरह से उनका मानना है कि नेपाल में करप्शन की जो स्थिति है वो सबसे दयनीय है और इससे जनमानस पूरी तरह से पीड़ित है। अगर बात करप्शन की करें, इसके अलावा नेपोटिज्म की बात हो रही है कि जो बड़े लोग हैं, नेता हैं, देश के नेतृत्व करने वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके जीवन को लेकर, उनके जीवन को देखकर भी नेपोटिज्म का एहसास करते हैं नेपाल के आम जनमानस। तो ये सब कुछ घटनाएं रहीं जिसे लेकर ये एक प्रवाह के रूप में एक ऐसी ज्वलंत अग्नि उठी जिसने पूरे नेपाल में एक ऐसे जन आंदोलन, एक ऐसे अभियान को सामने रखा जिससे ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई कि अब मैं समझता हूँ कि बहुत से युवा ये कहते रहें कि ये नेपाल आखिर हमारा है और जो कुछ हुआ है ये कुछ अधिक हो गया है। इसके अलावा एक बड़ी घटना जो नेपाल में करप्शन को लेकर ये हुई है, इसके पीछे ये भी कारण रहा कि नेपाल की दो बड़ी पार्टियां, नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इन दो नेपाल की बड़ी पार्टियों ने गठबंधन कर दिया था। और ये दोनों नेपाल की बड़ी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें ओली साहब हैं, उन्होंने जब गठबंधन कर दिया, उन्होंने कहा तो ये कि हम संविधान में कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं। लेकिन जनमानस में जो बात आई कि ये दोनों पार्टियां, ये दोनों नेता करप्शन के मुद्दे को लेकर, यानी कि करप्शन के आरोप में हैं, करप्शन की जद में आ गए हैं और इसकी वजह से अब ये गठबंधन कर रहे हैं और इससे दोनों ही सरकार भी बचा रहे हैं और साथ ही ये जो हैं अपने इस करप्शन को लेकर जो आरोप है उसे भी ढांपना चाहते हैं। अब इस मुद्दे ने पूरे नेपाल को एकजुट कर दिया, सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। और फिर हुआ क्या जो आप सबके, हम सबके सामने है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि नेपाल के सेना प्रमुख ने देश को संबोधित किया। पीछे एक तस्वीर थी, उस पर खूब चर्चा हुई। वह तस्वीर थी नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह की, जिन्होंने नेपाल को एकत्रित किया, एक वास्तविक राजतंत्र की स्थापना की।
नेपाल के इतिहास में नेपाल के राजतंत्र के स्थापना के तौर पर, एक संगठित राजतंत्र के स्थापना के तौर पर गोपाल वंश को प्राचीन नेपाल के इतिहास में पढ़ा जाता है। इसके अलावा महिषपाल वंश की बात होती है, किरात वंश और लिच्छवी वंश। इसके अलावा महत्वपूर्ण वंश की यदि हम बात करें जिसने नेपाल में संगठित रूप से राजतंत्र की स्थापना की, आधुनिक राजतंत्र की स्थापना की, वह है शाह वंश। पृथ्वी नारायण शाह इसके एक महत्वपूर्ण राजा रहे और उन्होंने ही 1768 ईस्वी के करीब काठमांडू को विजित किया, पूरे नेपाल के अलग अलग भागों को एकजुट कर नेपाल को एक स्वरूप दिया और आधुनिक राजतंत्र की स्थापना की। उन्होंने ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र के तौर पर भी घोषित किया। अनौपचारिक तौर से उन्होंने नेपाल को हिंदू राष्ट्र के तौर पर, हिंदू धर्म पर आधारित एक धार्मिक राष्ट्र के तौर पर उन्होंने घोषित किया और इसके बाद लगभग 250 साल तक नेपाल पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना गया। तो नेपाल को राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 4 जातियों और 12 वर्णों का एक फुलवारी बताया। इस प्रकार से उन्होंने नेपाल को एक धार्मिक राष्ट्र के तौर पर घोषित किया। इसके बाद 1961 में एक महत्वपूर्ण घटना, जो कि एक नए संविधान को बनाकर राजा महेंद्र ने नेपाल को औपचारिक तौर से एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया। 2001 में नेपाल के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई, शाही परिवार का नरसंहार, जिसने राजतंत्र से नेपाल के लोगों के विश्वास को कमज़ोर कर दिया। यह राजा का महल नारायण हट्टी में, जहाँ राजा वीरेंद्र शाह उपस्थित थे, रानी ऐश्वर्या और युवराज दीपेंद्र उपस्थित थे। इसके अलावा यहाँ शाही परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। यहीं सभी शाही परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। आरोप ये लगा कि युवराज दीपेंद्र ने ही इस घटना को अंजाम दिया और आखिर में अपने आप को भी गोली मार दी। इसके बाद औपचारिक तौर से राजकुमार दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वे कोमा में थे और 4 जून को उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजतंत्र को लेकर जनमानस में जरूर विश्वास कुछ कमज़ोर हो गया। 2006 में एक बार एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी की पूरी स्थिति को बदल दिया। 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ, उनके पूर्ण राजतंत्र के खिलाफ नेपाल में एक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा हो उठा। जनता ने, माओवादी विद्रोहियों ने और राजनीतिक दलों ने मिलकर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ, उनके पूर्ण राजतंत्र के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। नेपाल में 19 दिनों तक ज़बरदस्त विद्रोह हुआ, एक बड़ा आंदोलन उठा और इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र ने अपनी सत्ता जनता को सौंप दी और इसके बाद नेपाल में राजतंत्र का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई, अर्थात हिंदू राष्ट्र अब नेपाल और आगे नहीं रहा औपचारिक तौर से। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हो गई। 2008 में नेपाल में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, क्योंकि 2006 की क्रांति के बाद संसद को पुनर्स्थापित किया गया। 2008 में जो ये जनप्रतिनिधियों के लिए, संविधान सभा के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुआ, इन्होंने जब संविधान को बनाया तो उस संविधान में संघीय लोकतंत्र की बात की गई, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। इसके अलावा 240 साल पुराने शाहवंश के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। राजा ज्ञानेंद्र शाह को नारायण हट्टी का महल छोड़ना पड़ा। तो यह 2008 की घटना रही। इसके बाद 2015 में भी नेपाल में देश का 7वीं बार एक नए संविधान को बनाया गया और इस समय पर भी 2015 में नेपाल में नए संविधान को लागू किया गया। यह भी एक आंदोलन का ही परिणाम था। इसके बाद हमने एक बार फिर 2025 में इसी प्रकार की एक घटना को देखा है, जिसने नेपाल को एक बार फिर से, नेपाल के नौजवानों की आशा के चलते, उनके मन में जो अपने भविष्य को लेकर आशाएं हैं, उसके चलते उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। नेपाल में बढ़ते करप्शन को लेकर, नेपाल में नेपोटिज्म को लेकर ये एक बड़ा आंदोलन रहा, जो लंबे समय से नेपाल के युवाओं के मन में उठी जो ज्वाला थी, भभक रही जो ज्वाला थी, उसका एक विस्फोटक स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिला।
साथियों, आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।